नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, गुलाम वंश का दूसरा नाम दास वंश या मामलुक वंश का जिक्र हम कर रहे थे और ये गुलाम वंश के ऊपर तीसरी वीडियो है। गुलाम वंश के बारे में, प्रत्येक शासकों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ रहे थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा और किसी प्रकार का यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। कमेंट आप अवश्य कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से रिलेटेड या कुछ भी आप कमेंट अवश्य करें, हम उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आज का जो गुलाम वंश है उसकी गुलाम वंश के ऊपर थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है और अच्छे तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। एक भी पॉइंट है नहीं छोड़ेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। आप लगातार हमारे साथ में सहयोग बनाए रखिएगा, लगातार आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो पार्ट 3 है, हेडिंग डाल लीजिए पार्ट 3 अपनी नोटबुक के अंदर और अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। निकट भविष्य में एग्जाम टाइम में आप एक बार उन नोट्सों को उठाकर देख ले, उससे आपको याद हो जाएगी। अच्छे नोट्सों का फायदा यही होता है। अच्छे नोट्स बनाते हैं आप, अच्छे नोट्स बनाते हैं तो अच्छे नोट्सों का फायदा यही होता है जो आपने अपने हाथों से लिखा है उसको एक बार एग्जाम होने से पहले 5-7 दिन पहले आप अच्छे तरीके से उठाकर पढ़ लें। सबसे बड़ा फायदा यही होता है। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 गुलाम वंश। और पार्ट 3 में जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी तो आपने याद रखना है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान से पहले जो भी शासक वगैरह बने थे उनका हमने जिक्र कर लिया था, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी वो भी हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की जो 1236 से 1240 तक थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी तो आपने याद रखना है इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी। किसकी पुत्री हुआ करती थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया जो है ये सुल्तान कैसे बनी थी इसके ऊपर आज हम एक विशेष टिप्पणी करेंगे। कैसे बनी, सुल्तान कैसे बनी, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान कैसे बनती है? रजिया सुल्तान एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रजिया सुल्तान जिसके फादर का नाम क्या था, जिसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। ये रजिया सुल्तान का पिता होता था। रजिया सुल्तान का पिता इल्तुतमिश ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो दिल्ली के सुल्तान बने या मेरी जो सत्ता है उस सत्ता के ऊपर कौन काबिज हो? रजिया सुल्तान काबिज हो। ये उसका पिता चाहता था, इल्तुतमिश चाहता था। इल्तुतमिश का इसके पीछे एक रीजन रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, जिसका मकबरा उन्होंने बनवाया था सुल्तान गढ़ी के अंदर, उनकी कब्र के ऊपर ही बनवाया था। लेकिन आप समझने की प्रयास करें, इल्तुतमिश ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे बाद जो सत्ता संभाले वो रजिया सुल्तान संभाले। क्यों ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि उसका योग्य और सक्षम जो पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी डेथ हो चुकी थी। उसकी डेथ हो चुकी थी, याद रखिएगा। और छोटा पुत्र जिसका नाम था फिरोज शाह, वो शासन चलाने में असमर्थ था, शासन चलाने में असक्षम था। इस कारण वो ये चाहता था कि मेरी जो सत्ता संभाले वो कौन संभाले? रजिया सुल्तान। लेकिन जो 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जो 40 अमीर व्यक्तियों का दल था, 40 अमीर वर्ग का दल था, जो 40 तुर्की अधिकारियों का दल था, वो ये चाहता था कि दिल्ली की सत्ता के ऊपर कोई भी महिला सुल्तान नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस बात में अपना अपमान समझते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे रहते हुए दिल्ली की सत्ता पर कोई महिला विराजमान हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो इस बात में अपना अपमान चाहते थे कि यदि एक महिला सुल्तान बनती है तो उसमें हमारा अपमान है। वो 40 अधिकारी जो चहलगानी दल था उसके जो अधिकारी थे वो इस बात को सोचते थे।
अपमान समझते थे। तो इल्तुतमिश की जैसी डेथ हो जाती है तो रजिया सुल्तान नहीं बनाई जाती, फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। और ये फिरोज शाह सुल्तान बना था, ये भी एक तरीके से कूटनीतिक चाल से ही बना था। 40 अमीरों का दल था और इक्तेदारों का दल था, और इल्तुतमिश की जो वाइफ थी, रजिया सुल्तान की माता थी शाह तुर्कन, इन सभी की मदद से फिरोज शाह सुल्तान बना था। हालांकि सुल्तान तो फिरोज शाह बन गया था, लेकिन वो शासन चलाने में असक्षम व्यक्ति था। शासन जो चलाता था वो सारी शासन की जो सत्ता है वो शाह तुर्कन के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? शाह तुर्कन के हाथों में, जो रजिया की माता थी। लेकिन होता क्या है कि जो फिरोज शाह है वो अपने भोग विलास में विलुप्त रहता है, और वो भोग विलास के लिए या किसी कारणवश दिल्ली से बाहर था, और उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान नमाज के अवसर पर लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण मतलब ब्रैकेट में आपने क्या सोचना है, न्याय की मांग का प्रतीक। जो लाल वस्त्र है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय की मांग का प्रतीक था। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था, ये आप याद रख सकते हैं। न्याय की मांग का लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग का प्रतीक, और जनता के सामने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आती है। कौन? रजिया सुल्तान। और जनता के सामने कहती है कि शाह तुर्कन ने जो अत्याचार किए हैं, इनके शासनकाल में जो समाज के अंदर अत्याचार फैल रहे हैं, समाज के अंदर जो असंतोष है, लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, इन सभी के खिलाफ मैं अपनी बातों को रखती हूँ। उसने अच्छे अच्छे भाषण दिए रजिया सुल्तान ने। अब जैसे जैसे उसने अच्छे अच्छे स्पीच दिए तो जो 40 तुर्क अधिकारी हुआ करते थे, तो वो तुर्क अमीर थे, वो खुश हो जाते हैं। जनता भी उनके भाषणों से खुश हो जाती है। वो कहती है कि यदि मैं सुल्तान बनती हूँ तो समाज से अत्याचार मिटा दूंगी, और समाज के लोगों के अंदर जो रोष है उनकी बातों को मैं अच्छे तरीके से सुनूंगी। अब जनता ने भाई साहब रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाने का फैसला लिया, रजिया को सुल्तान बनाने का फैसला लिया, और सारी जनता और जो 40 तुर्क अधिकारी थे वो राजमहल की तरफ कूच करने लगते हैं। और राजमहल की तरफ कूच करते तो राजमहल में मिलती है रजिया की माता शाह तुर्कन, और उस शाह तुर्कन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जब इस बात का पता चलता है कि जनता ने और 40 तुर्क अधिकारियों ने रजिया को सुल्तान बना दिया है, तो फिरोज शाह जो बाहर था, भोग विलास में विलुप्त रहता था, फिरोज शाह अपने आराम से जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहा था, वो फिरोज शाह दिल्ली की तरफ कूच करता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में पहुंचता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या के बाद में एक ऐसी सुल्तान बनती है जो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ये आप याद रखिएगा, रजिया सुल्तान बनी, याद रखिएगा। उसका पिता तो पहले भी यही चाहता था कि रजिया सुल्तान बने, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बनी थी, उसको बनाया नहीं गया था। तो ये आपने याद रख के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखें, रजिया जो सुल्तान बनती है वो सुल्तान की डेट क्या होती है, सुल्तान रजिया कब बनी थी, तो आपने याद रखना है नवंबर 1236 के अंदर। नवंबर 1236 के अंदर रजिया सुल्तान बनती है। और ये कब तक रही थी, कब तक रजिया सुल्तान रही, तो आपने याद रखना है 13-14 अक्टूबर 1240 तक ये सुल्तान रही थी। 13-14 अक्टूबर हमने यहां पर दो डेट क्यों लिखी है, तो किसी बुक में आपको 13 अक्टूबर मिलता है तो किसी बुक में आपको 14 अक्टूबर मिलता है। 1240 तक ये सुल्तान रही थी। अब इसी वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि रजिया सुल्तान की डेथ कब, क्यों, किसने की थी, उसके पीछे रीजन क्या था। रजिया सुल्तान का पहला विवाह किससे हुआ, दूसरा विवाह किससे हुआ, किससे प्यार करती थी, किससे प्यार नहीं करती थी, उन सभी का भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। भाई साहब, होता क्या है, रजिया सुल्तान है, ये आपने याद रखना है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, अंतिम महिला मुस्लिम शासिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, लेकिन सभी को आता है ये क्वेश्चन। दिल्ली की प्रथम व अंतिम जो महिला शासिका है वो कौन हुआ करती थी, तो आपने याद रखना है रजिया सुल्तान हुआ करती थी। ये आपने याद रखना है। लेकिन हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली वीडियो के अंदर, और वो क्वेश्चन ये था कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार, क्वेश्चन ये था कुतुब मीनार किसकी याद में बना है, तो याद रखिएगा सूफी संत बख्तियार काकी की याद में। सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य हुआ था। कुतुब मीनार बना था जो दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंटों ने, तो ये क्वेश्चन आप देखते रहे, लगातार अच्छे तरीके से देखे, मजा आएगा पढ़ने में। देखे, दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन हुआ करती थी, रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान जैसे ही बनती है उसने पुरुषों की वेशभूषा धारण करके, पुरुष वेशभूषा धारण करके दरबार में जाने लगती है। पुरुष वेशभूषा धारण करके दरबार में जाने लगती है। रजिया सुल्तान बनते ही पुरुष वेशभूषा धारण करके कहां पर जाने लगती है? दरबार में। दरबार के अंदर जब पुरुष वेशभूषा धारण करके जाती है तो क्या क्या पहनती है पुरुषों वाला? तो आपने याद रखना है कुबा कोट। कुबा कोट, पुरुष वेशभूषा में कुबा कोट और कुलाहा। कुलाहा, कुलाहा का अर्थ क्या होता है? टोपी पहनकर दरबार में जाती है और कहां पर बैठती है? सिंहासन के ऊपर बैठती है। यह आपने क्वेश्चन याद रखना है। रजिया सुल्तान पुरुष वेशभूषा धारण करके कुबा कोट और कुलाहा टोपी पहनकर दरबार में सिंहासन के ऊपर बैठती है। ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, रजिया जो सुल्तान है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान हाथी के ऊपर बैठकर जनता के बीच में जाने लगती है। हाथी के ऊपर बैठकर जनता के बीच में जाने लगती है, जनता की बातों को समझने का प्रयास करती है ताकि शासन सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, ताकि जनता कोई भी बगावत ना करे शासन के दौरान। तो आपने याद रखना, रजिया सुल्तान हाथी के ऊपर बैठकर कहां पर जाने लगती है? जनता के बीच में जाने लगती है। रजिया सुल्तान घोड़ों के ऊपर बैठकर युद्ध के मैदान में जाती है। यदि आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान घोड़ों के मैदान में किसके ऊपर बैठकर जाती थी, तो आप याद रखिएगा घोड़ों के ऊपर बैठकर, घोड़े के ऊपर बैठकर रजिया सुल्तान युद्ध के मैदान में जाती है। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रजिया सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते ही कूटनीति से काम लिया। रजिया सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते ही कूटनीति से काम लिया, और कूटनीति से काम लेने का अर्थ यह था कि उसने अमीर वर्ग में फूट डाल दी। अमीर वर्ग में फूट डाल दी। अमीर वर्ग मतलब तुर्क अधिकारी, ये आपने याद रखना है, तुर्क अधिकारी, अमीर वर्ग, तुर्क अधिकारियों के अंदर इसने फूट डालने का काम किया था। अब क्यों काम किया? रजिया सुल्तान उन दिनों को भूली कोई थी जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और ये तुर्क अधिकारी फिरोज शाह को सुल्तान बना देते हैं। तो रजिया सुल्तान उन दिनों को कोई भूली थी कि उन्हीं के कारण रजिया सुल्तान नहीं बन पाई थी इल्तुतमिश के बाद में, तुर्क अधिकारियों के कारण। तो जैसे ही सुल्तान बनी थी तो रजिया सुल्तान ने अमीर वर्ग तुर्क अधिकारियों के अंदर कूटनीति से फूट डालने का प्रयास किया, आपस में एक दूसरे को अलग करने का प्रयास किया था। और ये तुर्क अधिकारी बनाए थे शासन को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए, लेकिन ये बैठ गए थे सर पर ही बैठ गए थे, सर पर ही बैठ गए थे। जो बादशाह वगैरह, जो सुल्तान वगैरह बनता था ना, उसके सर पर बैठ गए ये तुर्क अधिकारी। ये चाहने लगे थे, बाद में ऐसा समय भी आया था, अभी बताएंगे इस वीडियो के अंदर, ऐसा भी समय आया था ये तुर्क अधिकारी ये चाहने लगे थे कि हमारे अनुसार शासन चले, चाहे सुल्तान कोई हो लेकिन शासन हमारे अनुसार चलना चाहिए। तो रजिया सुल्तान जैसे ही सिंहासन के ऊपर बैठती है, कूटनीति से काम लेती है, अमीर वर्ग में फूट डालती है। अमीर वर्ग का अर्थ होता है तुर्क अधिकारी। आप समझने का प्रयास कीजिए, अमीर वर्ग में फूट डालने का तात्पर्य यही है कि ये वही अमीर वर्ग था जब रजिया को सुल्तान नहीं बनने दे रहा था। तो रजिया सुल्तान ने बदला लेने के लिए ये कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन आएगा, अब और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, मजेदार क्वेश्चन तो अभी आएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो साथ के साथ में एक छोटा सा कष्ट करते रहें, वीडियो को शेयर कर दें। देखें, अब नाम आता है रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने अबिसिनिया निवासी मलिक याकुत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे घोड़ों का व्यापारी या अश्वशाला का प्रधान, जिसे उस समय में इस पद को किस नाम से जानते थे? अमीर ए आखुर के नाम से। ये उस समय का पद होता था, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का जो मतलब होता था वो अश्वशाला का प्रधान होता था, या उसका मतलब क्या होता था? घोड़ों का व्यापारी। ये आप याद रखिएगा। देखें, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रजिया सुल्तान ने अबिसिनिया निवासी मलिक याकुत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया।
आवश्यकता से अधिक महत्व देती है अबिसिनिया निवासी जो मलिक याकूत है उसको, आवश्यकता से अधिक महत्व देती है और उसे घोड़ों का व्यापारी या अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर देती है। अब अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया जाता है तो अश्वशाला का जो प्रधान होता था उस समय उसको क्या बोला जाता था, अमीर ए खुर। जब मलिक याकूत को अमीर ए खुर का पद दिया जाता है, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया जाता है, तो उससे तुर्क अधिकारी नाराज हो जाते हैं। उससे नाराज कौन हो जाते हैं, तुर्क अधिकारी। अब तुर्क अधिकारी इससे नाराज क्यों हो गए, इसका रीजन क्या था, क्योंकि मलिक याकूत एक तुर्की नहीं था, मलिक याकूत एक तुर्क नहीं था, जिसके कारण जो तुर्की अधिकारी है ना वो नाराज हो जाते हैं। रजिया सुल्तान ने एक भर्ती निकाली, अश्वशाला का प्रधान की, उसमें गैर तुर्क को शामिल कर लिया जाता है। तुर्क अधिकारी जो 40 दल था उसके अंदर प्योर तुर्क थे और बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग थे 40, उनको अच्छे शासन अच्छे अहोदे पर रखा गया था। वो ये चाहने लगे थे कि किसी भी गैर व्यक्ति को, कोई भी गैर तुर्क व्यक्ति को कोई पद नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रजिया सुल्तान ने ऐसा किया कि मलिक याकूत को गैर तुर्क को घोड़ों का प्रधान नियुक्त कर दिया था, जिससे तुर्की अधिकारी नाराज हो गए थे। ऐसा भी बताया गया है कि मलिक जो याकूत है ये रजिया सुल्तान को घोड़ों की सवारी कराता था, घोड़ों के ऊपर घुमाने ले जाता था रजिया सुल्तान को। अब हम पढ़ेंगे प्रेम कहानी। क्या पढ़ेंगे, प्रेम कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेम कहानी किसकी, रजिया सुल्तान की। सबसे पहले प्रेम कहानी का यदि हम जिक्र करें रजिया सुल्तान की, तो ऐसा बताया गया है कि आपको मिल भी जाएगा किसी किसी बुक में, जो आप बड़े लेवल की बुक है उसके अंदर मिल जाएगा। रजिया सुल्तान, रजिया और मलिक याकूत के बीच में अच्छे संबंध थे, मलिक याकूत के बीच में अच्छे संबंध थे। मलिक याकूत रजिया को घोड़ों के ऊपर घुमाने ले जाता था। मलिक याकूत और रजिया के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग को तो समझते होंगे ना, और अच्छी भाषा में समझते होंगे। रजिया सुल्तान और मलिक याकूत के बीच में प्रेम प्रसंग था। एक समय ऐसा आया, मलिक याकूत ने रजिया सुल्तान से शादी कर ली। भाई एक ही बात है, या रजिया मलिक याकूत से करे या मलिक याकूत रजिया से करे, एक ही बात है। इन दोनों ने आपस में शादी रचा ली। अब इन दोनों ने आपस में जब शादी रचाई तो इस बात का पता चल गया बटिंडा के सरदार अल्तुनिया को। बटिंडा के सरदार अल्तुनिया को पता चल गया कि रजिया सुल्तान ने शादी कर ली मलिक याकूत से। तो बटिंडा के सरदार अल्तुनिया के दिल के ऊपर जो बीती है उस बेचारे को ही पता है। कैसे कि अल्तुनिया जो था ना वो इस शादी के विरोध में था, ये शादी नहीं होने देना चाहता था। अब इसके पीछे भाई रीजन क्या था कि अल्तुनिया इसकी शादी नहीं होने देना चाहता था। अल्तुनिया जो है बटिंडा का सरदार, वो रजिया सुल्तान से अथाह प्रेम करता था। और ये प्रेम कब उत्पन्न हुआ था, क्योंकि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों युवा अवस्था के अंदर साथ पले बड़े थे, दोनों युवा अवस्था के अंदर साथ पले बड़े थे। और जैसे जैसे रजिया सुल्तान बड़ी हो रही थी, अल्तुनिया पूर्ण तरीके से फुल तरीके से रजिया सुल्तान के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन वो चाहता रजिया सुल्तान को था, रजिया सुल्तान ने किसी और से ही शादी कर ली, मलिक याकूत से। अब भाई साहब जैसे इस शादी का पता चलता बठिंडा के सरदार अल्तुनिया को, तो बठिंडा का सरदार अल्तुनिया इस बात का विरोध करता है। और विरोध करने के लिए भाई साहब उसने तलवारें तक चलाई है, विरोध करता है और बगावत कर देता है। और जब बगावत करता है ना तो नरसंहार भी होता है। और ऐसी बगावत करता है कि अल्तुनिया ने मलिक याकूत की डेथ कर दी। बटिंडा के सरदार अल्तुनिया ने मलिक याकूत की डेथ कर दी। और मलिक याकूत की डेथ करने के बाद में रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। अब रजिया सुल्तान बंदी हो गई, किसकी बंदी हो गई, अल्तुनिया की। लेकिन क्या किया कि रजिया सुल्तान ने फिर कूटनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टिकोण से फिर बटिंडा के सरदार अल्तुनिया से शादी कर ली। और जब ये शादी वगैरह का प्रोग्राम चला हुआ था, कभी बंदी, कभी शादी, कभी कुछ, उसी समय दिल्ली का सुल्तान रजिया को हटाकर कौन बन जाता है। हालांकि रजिया तो उस समय पंजाब वगैरह के अंदर थी, लेकिन उसी समय दिल्ली की सत्ता के ऊपर कौन काबिज हो जाता है, तो आपने याद रखना है, उसी समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है रजिया का भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह उसी समय दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। याद रखिएगा, वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। जब रजिया को इस बात का पता चलता है, देखिए रजिया और अल्तुनिया की शादी हो गई,
उसके बाद में इसी के बीच में जब शादी वगैरह का ये कार्यक्रम चला हुआ था, उसी के बीच में मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। और जब ये दिल्ली का सुल्तान घोषित होता है, इस बात का पता जब रजिया को चलता है, तो रजिया अपने सेकंड पति अल्तुनिया के साथ में भटिंडा से दिल्ली की तरफ, पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करती है। और जब ये पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करती है, तो 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल शहर के पास में बहराम शाह के द्वारा, या बहराम शाह के सैनिकों के द्वारा, या बहराम शाह के डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ये आपने याद रखना है। लेकिन रजिया सुल्तान की जो कब्र है, रजिया सुल्तान की कब्र का विवाद कभी भी थमा नहीं है, और कब्र के ऊपर विवाद बना हुआ है। कब्र के ऊपर विवाद क्यों बना हुआ है कि रजिया सुल्तान की कब्र को 3 जगह दिखाया जाता है। रजिया सुल्तान की कब्र एक जगह कैथल हो गया, दूसरा दिल्ली, और तीसरी जगह कहां पर दिखाई जाती है? टोंक के अंदर। तीसरी टोंक राजस्थान के अंदर, टोंक राजस्थान, दिल्ली और कैथल के अंदर दिखाई जाती है। तो ये रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखे हैं, और ये पॉइंट अच्छे तरीके से आपने पढ़े हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप नोट करिएगा। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा? नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं रजिया सुल्तान के बाद में कौन शासक बनता है, और उसके क्या क्या कहानी होती है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, और उसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या थी, वो सभी के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक बना, उसमें नाम आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये शासक बनता है रजिया सुल्तान के बाद में। और ये शासन कब से कब तक चलाता है? 1240 से 1242 तक ये शासन चलाता है। थोड़े ही समय के लिए, मात्र लगभग 2 साल के तक ये शासन चलाता है। रजिया सुल्तान को पद से अपशपथ करने के बाद में और रजिया सुल्तान की डेथ करने के बाद में सुल्तान बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। लेकिन ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, ये नामात्र का सुल्तान था, नामात्र का सुल्तान था। ये आपने याद करना, आपने लिखना भी है। ये बिल्कुल नामात्र का सुल्तान था, इसको शासन चलाने में असक्षम था। ये भी लिख सकते हैं आप, शासन चलाने में असक्षम था, शासन चलाने का इसको ज्ञान ही नहीं था। नामात्र का सुल्तान था, शासन चलाने में असक्षम था, लेकिन फिर भी सुल्तान बन गया। सुल्तान किसकी मदद से बना? तो 40 अमीर वर्ग की मदद से, 40 दल की मदद से, चहलगानी दल की मदद से ये सुल्तान बना था। ये आपने याद रखना। अब उसको शासन चलाने का ज्ञान नहीं है, असक्षम व्यक्ति है, नामात्र का सुल्तान है, तो शासन जो चलाता था वो 40 अमीर वर्ग का दल, 40 अमीर वर्ग का दल या 40 दल चलाता था। शासन जो चलाता था वो कौन चला था? 40 दल चलाता था। अब उसने सोचा कि 40 अमीर वर्ग का जो दल शासन चला रहा है, देखिए एक बार फिर से देखें, मुइजुद्दीन बहराम शाह जो नामात्र का सुल्तान था, जो असक्षम व्यक्ति था शासन चलाने में, ये बस नामात्र का सुल्तान था। वैसे शासन चलाता कौन था? 40 अमीर वर्ग का दल या 40 दल चलाता था। अब 40 दल के व्यक्तियों ने सोचा कि कभी सुल्तान ऐसा ना सोच ले कि कभी हमारा इलाज कर दे, कभी निकट भविष्य में कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे 40 अमीर वर्ग का दल या जो 40 दल है या चहलगानी का इलाज कर दे। तो इस 40 अमीर वर्ग के दल ने या 40 दल ने या चहलगानी दल ने एक सुल्तान के लिए एक पद बनाया, और वो पद क्या था? नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत का पद बनाया। नायब ए मुमलकत का अर्थ क्या होता है? तो आपने याद रखना है, संरक्षक का पद बनाया था। और उस संरक्षक के पद के ऊपर फर्स्ट व्यक्ति को किसे बैठाया गया, या इस संरक्षक के पद पर किसे लगाया गया था? तो ऐतगीन को पहला संरक्षक बनाया गया था। और ऐतगीन पहला संरक्षक किसका बना था? मुइजुद्दीन बहराम शाह का। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आप फिर से देखें। 40 अमीर वर्ग का जो दल था, 40 दल था, उसने राजा के ऊपर, सुल्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ लगातार बनाए रखने के लिए एक
एक नया पद बनाया और वो पद था क्या, नायब ए मुमलकत का पद था। और नायब ए मुमलकत का अर्थ होता है संरक्षक, और पहला संरक्षक किसे नियुक्त किया गया, ऐतगीन को। अब ऐतगीन नायब बना था, संरक्षक बना था, उसका कार्य ही यही था कि राजा सुल्तान क्या कर रहा है उसके ऊपर निगाह रखनी, वो अमीर वर्ग के दल को बतानी। अब इस बात का पता धीरे धीरे भाई साहब किसको चल जाता है, बहराम शाह को पता चल जाता है। ऐतगीन के ऊपर आशंका बढ़ने लगती है, क्यों, क्योंकि ऐतगीन ज्यादा क्लोज होता जा रहा था बहराम शाह से, और ऐतगीन के ऊपर बहराम शाह की आशंका बढ़ने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहराम शाह है वो ऐतगीन की हत्या कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ऐतगीन की हत्या कर देता है। हत्या के बाद में 40 अमीर वर्ग का दल था, 40 दल था, उसने दूसरा बना दिया संरक्षक नायब, दूसरा बना दिया, और उसका नाम क्या था, बदरुद्दीन सुंकर रूमी, ये दूसरा संरक्षक बना दिया। लेकिन कार्य तो इसका भी वही रहेगा कि राजा की गतिविधियां, सुल्तान की गतिविधियां बतानी। अब ये भी धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ने लगा, तो राजा ने फिर आशंका व्यक्त की, और आशंका व्यक्त की तो भाई साहब इसको फिर से इसको हत्या कर दी, इसकी भी हत्या कर दी। दोनों संरक्षक मार दिए राजा ने, किसने, बहराम शाह ने, सुल्तान ने दोनों को खत्म कर दिया। अब भाई साहब दोनों जब संरक्षक खत्म हो जाते हैं तो ये जो 40 दल है, अमीर वर्ग का दल है, ये भाई साहब बहराम शाह के भय से भयभीत हो जाता है। बहराम शाह के भय से भयभीत हो जाता है कि ये तो कैसा है कि हमारा तो कुछ जोर जबरदस्ती इनके ऊपर चलने ही नहीं दे रहा है, कैसा सुल्तान है, हमारा तो कुछ मानता नहीं है, हमारा जो संरक्षक पद नियुक्त किया था उसको भी मारते हैं। उसको भी पता चल गया कि ये पद इन्होंने क्यों बनाया है। तो होता क्या है कि अमीर वर्ग का दल डर जाता है बहराम शाह से, इसके भय से भयभीत हो जाता है, और आखिर में क्या करता है ये दल, 40 अमीर वर्ग का दल आखिर में ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, इसको पद से हटाने की एक मान लीजिए चक्रव्यूह रचता है। इसको पद से हटाने का एक चक्रव्यूह रचता है, पद से हटाने की बातें करने लगता है। लेकिन उसी समय 1241 में लाहौर के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर, मंगोल जो शक्तिशाली आक्रमणकारी थे, उन मंगोलों ने आक्रमण कर लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया था 1241 में। उसी समय 1241 में मंगोलों ने लाहौर के ऊपर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया था, और 1242 के अंदर मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है, मुइजुद्दीन बहराम शाह की डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1242 में किसकी डेथ हो जाती है, मुइजुद्दीन बहराम शाह की डेथ हो जाती है। चलिए पॉइंट समझ में आ गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका एक दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी। चलिए आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उसके बाद में जो शासक बनता है, इसके बाद में उसमें नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। इनके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तो आपने याद रखना है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये अलाउद्दीन मसूद शाह है, ये कब से कब तक रहता है, तो आपने याद रखना है 1242 से 1246 तक ये अलाउद्दीन मसूद शाह शासक रहता है। अलाउद्दीन मसूद शाह से संबंधित यदि पॉइंट का डिस्कशन करें तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह है, ये इल्तुतमिश का तो पोतर था, इल्तुतमिश का पोता, जैसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं इल्तुतमिश का पोता था। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र हुआ करता था। किसका पुत्र हुआ करता था, ये फिरोज शाह का पुत्र हुआ करता था। ये आपने याद रखना है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का तो पुत्र था और इल्तुतमिश का यह पोता हुआ करता था, लेकिन यह भी दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। यह भी आपने याद रखना है, यह भी दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, शासन चलाने में लगभग असमर्थ सा था। लेकिन इसके शासनकाल में जो संरक्षक का पद था, जो 40 अमीर वर्ग के व्यक्तियों ने बनाया था, 40 तुर्की अधिकारियों ने बनाया था, चहलगानी दल ने बनाया था, 40 दल ने बनाया था, जो नायब का पद, उस पद के ऊपर इसके शासनकाल में कौन था, कुतुबुद्दीन हसन इसके नायब के पद पर था। ये आपने याद रखना है।
उसके बाद में इसका वजीर कौन था? वजीर किसका? अलाउद्दीन मसूद शाह का वजीर कौन था? अबू बकर इसका वजीर था। अबू बकर इसका वजीर था। उसके बाद में हांसी का अख्ता, ये कभी कभी आपको मिल जाएगा, हांसी का नहीं, हांस का अख्ता। हांसी का अख्ता और हांस का अख्ता किसे प्राप्त था? बलबन को प्राप्त था। और ये जो है बलबन, जो हांसी का अख्ता प्राप्त था किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में जो मुख्य रूप से शासन चलाता था, शासन में जिसकी मुख्य भागीदारी थी, जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध रूप से शासन चलाता था, उस व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता था? शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? मुआजुद्दीन के हाथों में। शासन की जो बागडोर है वो किसके हाथों में थी? मुआजुद्दीन के हाथों में थी। मुआजुद्दीन ही शासन चलाता था। ये आपने याद रखना है। एक बार फिर से आप देखें, अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पोता और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ये याद रखना, 1242 से 1246 तक रहा है। ये एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, शासन चलाने में असमर्थ था। और शासन चलाने में असमर्थ था तभी शासन की जो मुख्य बागडोर थी वो मुआजुद्दीन के हाथों में थी। शासन की जो मुख्य बागडोर थी वो मुआजुद्दीन के हाथों में थी। और इसके शासनकाल में नायब के पद के ऊपर कुतुबुद्दीन हसन, इसके शासनकाल में वजीर के पद पर अबू बकर, और इसी के शासनकाल में हांसी का अख्ता या हांस का अख्ता किसे प्राप्त था? बलबन को। लेकिन समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, समय सभी का बराबर नहीं होता। और एक टाइम ऐसा आता है कि इनमें से सब कुछ किसके पास में था? बलबन के पास में। बलबन जो चाहता था उसी के अकॉर्डिंग कार्य होता था। समय बीतता गया और ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि बलबन आराम से काचे काटता था, बलबन आराम से बैठा रहता था, उसके कारण ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। बलबन की कुशलता के कारण ये सब हो पाया था। अब बलबन की कुशलता हमें कहां देखने को मिलती है? तो आपने याद रखना है, एक तो 1241 में मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में लाहौर के ऊपर मंगोल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। लेकिन मंगोल आक्रमणकारियों ने 1245 में फिर से आक्रमण किया और कहां अधिकार कर लिया? उच्च पर अधिकार कर लिया। 1245 में आक्रमण कर उच्च पर अधिकार कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि बलबन ने अपनी सैनिक कुशलता के कारण, बलबन ने अपनी सैनिक कुशलता के कारण उस पर जो अधिकार किया था, मंगोल आक्रमणकारियों ने मंगोल आक्रमणकारियों को वहां से मार भगाया और वापिस पुनः उस पर अधिकार कर लिया। किसने? बलबन ने। अब जैसे ही बलबन ने उस पर पुनः अधिकार किया, शासक अलाउद्दीन मसूद शाह था, उसके शासनकाल में बलबन किसी जगह के ऊपर अधिकार कर रहा है, तो लोगों के प्रति, लोगों की जो इच्छा व्यक्ति है, लोगों की जो दृढ़ शक्ति है, वो किसकी तरफ मजबूत होने लगी? बलबन की तरफ मजबूत होने लगी। और किसकी तरफ गिरने लगी थी, या किसका अभाव घटने लगा था, या किसकी जो प्रसिद्धि है, जैसे मान लीजिए मार्केट में जिसकी भी प्रसिद्धि है, या जो भी सुल्तान था उसकी प्रसिद्धि गिरने लगती है। और किसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है? बलबन की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। और इसी बीच बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अलाउद्दीन महमूद शाह को एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया और इसे जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के बाद में इसकी डेथ हो जाती है और 10 जून 1246 के अंदर इसको शासन पद से हटा दिया जाता है। कहने का मतलब 10 जून 1246 को अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने षड्यंत्र रचकर, बलबन ने एक चक्रव्यूह की रचना करके इसको भाई साहब वहां से शासन से, सुल्तान पद से हटा देता है बलबन। और उसके बाद में सुल्तान बनता है, कब हटाता है? 10 जून 1246 के अंदर इसको सुल्तान पद से हटा देता है। और उसके बाद में जो बलबन शासक बनाता है वो किसको बनाता है? नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है। किसको बनाता है? नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि आपने देखे होंगे ये क्वेश्चन यहां से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता रहे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत आपको महसूस ना हो, इसलिए हम आपसे ये सभी पॉइंट बता रहे हैं। चलिए, अलाउद्दीन मसूद शाह की डेथ हो जाती है कैद के अंदर, और इसको गिरफ्तार कब किया जाता है? 10 जून 1246 के अंदर। 10 जून 1246 के अंदर ये सुल्तान के पद से, दिल्ली के पद से बलबन के द्वारा हटा दिया जाता है। अब बलबन इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो गया, ये सोचने की बात है, बलबन इतना शक्तिशाली हो गया जो सुल्तान को हटा सकता है, तो सुल्तान बलबन बना भी सकता है। जब सुल्तान को बलबन ने किसी सुल्तान को हटाया है तो बलबन किसी को सुल्तान बना देता है। और बलबन ने सुल्तान बनाया था कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन
महमूद। बलबन ने सुल्तान बनाया फिर से कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 से लेकर और कब तक सुल्तान रहा था? 1266 तक सुल्तान रहा था। और ये नासिरुद्दीन महमूद है, ये किसके प्रयासों से सुल्तान बना था? बलबन के प्रयासों से। बलबन जो चाहता था वही कार्य इसके राजपाट में होता था। बलबन जो चाहता था वही कार्य इसके राजपाट में होता था। और 40 दल का जो सरगना था, 40 दल का जो नायब था, वो भी खुद कौन हुआ करता था? बलबन हुआ करता था। ये आपने याद रखिएगा। ये नासिरुद्दीन महमूद है, ये बेचारा बलबन के सामने असहाय था। जब कोई व्यक्ति किसी को सुल्तान बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति तो उसके सामने ऐसा ही होगा। भाई ऐसा होता है या नहीं होता? बलबन इसके सामने नासिरुद्दीन महमूद बलबन के सामने ऐसा था, दुर्बल और असक्षम व्यक्ति था। लेकिन ये तो वंशवाद की बात थी कि उसके बाद में उसका पुत्र शासक बनना चाहिए, उसके बाद में उसका पुत्र शासक बनना चाहिए। उसके कारण ये बलबन ने ये बना दिया था। दूसरा अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं कि जो बलबन है, क्या पता वो शासन चलाने में या किसी जीत का इंतजार कर रहा हो या किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो, इस कारण वो खुद सुल्तान नहीं बना हो इस प्रकार। या क्या पता किसी को कोई वादा कर रखा हो, उस वादे को पूरा करने के लिए नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया हो। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। वैसे किसी को कन्फर्म, किसी को ये पता है, ये बुक वगैरह के अंदर तो इतना लिखा नहीं है कि सुल्तान इसने ये बलबन ने ये क्यों बनाया था। लेकिन हम यहाँ से एक मतलब सोच सकते हैं ऐसा कि क्या पता कोई वादा करने के लिए या क्या पता कोई जीत के लिए या क्या पता बलबन ने कोई अपने उद्देश्य के लिए इसको सुल्तान बनाया हो। नासिरुद्दीन महमूद को जो सुल्तान बनाता है बलबन बनाता है। नासिरुद्दीन महमूद बलबन के सामने असहाय होता है और ये सुल्तान बनता है 1240 से 1266 के बीच में। अब नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान है, इसके नायब के पद पर भी कौन था? बलबन था। और 40 सरगना का जो प्रधान, 40 दल का जो प्रधान था, 40 दल का, वो भी कौन हुआ करता था? बलबन हुआ करता था। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने 40 दल का अंदाजा लगाकर सारी जो सत्ता है, सारी सत्ता है वो किसको सौंप दी थी? बलबन को सौंप दी। इससे एक फायदा हुआ, इससे 40 दल की जो सारी शक्ति है ना वो नष्ट हो गई थी। इससे एक फायदा हुआ, जो 40 दल है, जो राजा के ऊपर और 40 दल और राजा के बीच में जो सत्ता का संघर्ष होता था वो समाप्त हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ में नहीं आया होगा। नासिरुद्दीन महमूद ने 40 अमीर वर्ग या 40 तुर्की अधिकारियों की शक्ति का अंदाजा लगाकर अपनी सारी सत्ता किसके हाथों सौंप दी थी? बलबन के हाथों सौंप दी थी। इसका एक फायदा हुआ था, जो सत्ता का संघर्ष चलता था 40 अमीर वर्ग के दल के बीच में और जो सुल्तान के बीच में संघर्ष चलता था, वो संघर्ष अब समाप्त हो जाता है। वो संघर्ष अब समाप्त हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है 1266 के अंदर, एक टाइम ऐसा आता है कि 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। 1266 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या होने के बाद, डेथ होने के बाद में सुल्तान कौन बनता है? बलबन बनता है। नासिरुद्दीन महमूद जिसकी डेथ हो गई, ये 1266 में शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था 1266 के अंदर। ये आपने याद रखना। अब शमसी वंश का कोई और शासक बचा ही नहीं था, शमसी वंश का और शासक नहीं बचा था और उसके आगे फिर सुल्तान बनता है बलबन। तो ये याद रखिएगा, बलबन है, इसने कौन सी वंश की नींव डाली थी? बलबनी वंश की नींव डाली थी, जो गुलाम वंश के अंदर ही था। बलबनी वंश से संबंधित हुआ करता था बलबन। इन सभी का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद भी आ रही होगी, और यदि पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रजिया सुल्तान बनी, मुइजुद्दीन बैराम शाह बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना और नासिरुद्दीन महमूद बना। रुकनुद्दीन नहीं, नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। ये 4 शासकों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। इनकी जो महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ से निकलते हैं उनके बारे में भी पढ़ा है। अच्छे तरीके से हमने सब कुछ पॉइंट आपसे बताए हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।